हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माई सेल्फ एडवोकेट चेतना चौहान। जैसा कि आपने मेरे पिछले लेक्चर में देखा कि सिविल पोर्शन मैंने क्लियर किया है थोड़ा बहुत, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने शुरू किया है। अब थोड़ा हम क्रिमिनल फील्ड में चलते हैं। क्रिमिनल के क्षेत्र में हम देखते हैं थोड़ा बहुत एक्यूज्ड और कैदियों के बीच में चलते हैं, कैसे ट्रायल होती है, किस तरीके से चीज़ें रहती हैं, कौन कौन से कोर्ट क्रिमिनल्स के होते हैं। तो बीएनएसएस मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पहले एक लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था और उसमें मैंने बताया था। आई होप अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पूरी बीएनएस का विथ पेयर एक्ट मैं लेक्चर लेकर आऊँगी, यदि मेरे इफ़ आई पॉसिबल, नॉट अ कमिटमेंट, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट है, कल को केस मत कर देना, ठीक है ना। तो चीज़ें ठीक है, मजाक, इट्स ओनली ए मियर जोक। चलो अपन सीरियसली स्टार्ट करते हैं बीएनएसएस को। बीएनएसएस में मैंने आपको सेक्शन 1 से लेकर जो सेक्शन 5 है प्रिलिमिनरी, जो इसका चैप्टर है पहला का, तो मैंने इसको आपको बताया था, डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया था। कुछ एक केस भी मैंने इसके अंदर बताए थे आपको, तो वो आप पिछले लेक्चर में जाके देख लेना। थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ कर देती हूँ। जहाँ तक कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की बात है, ये पहले सीआरपीसी हुआ करता था। 46 नंबर का एक्ट है ये 2023 का। इसका इन्फोर्समेंट आप पूरे भारत पर, संपूर्ण भारत पे 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था और 25 दिसंबर 2023 को इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी, ठीक है। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। सेक्शन इसके 531 हैं, शेड्यूल इसकी 2 हैं, पहली और दूसरी, ठीक है। ये सीआरपीसी में पहले भी थी और अब भी है। इसके बाद इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो कहता है ये बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाएगा। इसके जो कुछ प्रोविजन है वो स्टेट ऑफ नागालैंड, जो चैप्टर 9, 11, 12, जो कि वो बॉन्ड वाला जो चैप्टर है अपना 11, जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से, लोक शांति से रिलेटेड चैप्टर 12, जो प्रिवेंटिव मेजर, जो अपराध होने से पहले पुलिस कौन कौन से मेजर अपनाएगी, ऐसे जो चैप्टर है, इन चैप्टर को स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैंने बताया था, राजपत्र के अंदर प्रकाशित करके और उन पर स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया में लागू करवा सकती है। और ट्राइबल एरिया कौन सा होगा, जो भारतीय संविधान में दे रखा है, जो शेड्यूल अपने 6 है, शेड्यूल 6, उसके अकॉर्डिंग। बात आती है, मैंने आपको डेफिनेशन क्लोज जो सेक्शन 2 है वो तो अच्छे से बताया था कि इसके अंदर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नहीं जुड़ी है। बी बेल, जो नई डेफिनेशन जुड़ी है उनका तो अपन को ध्यान रखना ही है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे इन्वेस्टिगेशन, कंप्लेंट क्या ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, दोनों ही हो सकती है, वेदर बाय नोन पर्सन और अननोन पर्सन, दोनों ही पर्सन द्वारा हो सकती है। तो कुछ जो चीज, जो डेफिनेशन है जिनके जस्ट अपन को निकाल के याद करने, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ के साथ नई डेफिनेशन को अपन को ध्यान में रखना है। जैसे पहला है ऑडियो वीडियो, और क्यों आई है ऑडियो वीडियो ज़्यादा, क्यों आया, क्योंकि अभी जितना भी है सारा टेक्नोलॉजी बदल गई है, सारे एविडेंस कराने के तरीके अलग हो गए हैं, कोर्ट की ट्रायल्स लेने के तरीके अलग हो गए हैं, एविडेंस भी अलग प्रकार के हो गए हैं, फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स है, व्हाट्सअप मैसेजेस हैं, तो चीज़ें बदल गई है, इसलिए इतने चेंजेस लाने पड़े। पहला इसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मैं इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगी क्योंकि मुझे आगे वाले चैप्टर पे चलना है, जो इसका चैप्टर 2 है, आगे के सेक्शन पे चलना है। बी बेल है, सी बेलेबल ऑफेंस है, डी इसके अंदर बेल बॉन्ड है, ई बॉन्ड है, एफ चार्ज है, जी कोग्निजिबल ऑफेंस है, एच कंप्लेंट है, आई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, जे हाई कोर्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में, के इंक्वायरी है, एल इन्वेस्टिगेशन है, एम जुडिशियल प्रोसीडिंग है, एन लोकल जुरिस्डिक्शन है, ओ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, पी नोटिफिकेशन है, क्यू ऑफेंसेस है, आर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, एस प्लेस है, टी पुलिस रिपोर्ट है, यू पुलिस स्टेशन है, वी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, डब्ल्यू सब डिवीजन है, एक्स सम्मन केस है, वाई विक्टिम है, और जेड वारंट केस है, और 2 वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन नहीं अगर इसमें दे रखे तो हम कहाँ से ले लेंगे, ठीक है, बीएनएस और आईटी एक्ट 2000 से ले लेंगे। ये इतनी बात तो सेक्शन 2 के अंदर कही गई है, ठीक है। एक चीज और, पहले तो मैं कहती हूँ बेयर एक्ट साथ में रखो, मेरा अगर लेक्चर देख लो। दूसरी चीज मैं आज एक नई और कहना चाहूँगी, अगर जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथी हैं, अगर जिनकी तैयारी हो सकती है मेरे से भी अच्छी हो, उनको कोई टॉपिक में अगर
डाउट आ रहा है तो केवल वो ही मेरा टॉपिक इस वीडियो स्किप करके देखे, और किसी भी तरीके से आपको हेल्प मिले तो मेरे लिए इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो आप पूरी वीडियो ना देखे, मैं वीडियो को इसी तरीके से कवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि BA एक्ट की हर एक वर्ड टू वर्ड जहाँ पर है, और जिसको जहाँ लगता है कि मुझे खाली जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो खाली उस वीडियो में जुडिशियल प्रोसीडिंग वाला पार्ट देखे, तो वो आपकी ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि सभी के पास इतना टाइम है नहीं, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, तो थोड़ा बहुत टाइम है, अभी मेरा एक्सपीरियंस पूरा नहीं हुआ है। आगे चलते हैं हम सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 3 में हम चलते हैं। सेक्शन 3 की जो बात है वो मैंने आपको बता दी थी, कहाँ हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहेंगे और कहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहेंगे। उसके बाद सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 में ये बताया गया था BNS की जो अपराध है कि इसके लिए BNSS किसके लिए बनी है, BNS के लिए बनी है। और सेक्शन 5 में बता दिया था अगर स्पेशल और लोकल लॉ है तो वहाँ की चीज़ों को ये प्रभावित नहीं करेगा। अब आगे हम चलते हैं चैप्टर 2 की ओर। आज मैंने खूब सारे लेक्चर बनाए इसलिए थोड़ी मेरी जीभ लड़खड़ा रही है, तो प्लीज़ कॉर्पोरेट, हंसना है तो हंस सकते हैं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो मैं आपको देख रही हूँ और ना मैं आपको जानती हूँ, और अगर मैं देख भी रही होती तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चैप्टर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्रिमिनल कोर्ट्स का गठन कैसे होगा और उनके मतलब स्थान के बारे में, उनके अंदर जो बैठने वाले अधिकारी हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। सेक्शन 6 है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बता रखा है कि 6 बिसाइड हाई कोर्ट और द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता। जैसे पोक्सो के अंदर बना रखे हैं, चिल्ड्रन कोर्ट्स वगैरह बना रखे हैं, तो और ये कोर्ट तो है ही, इनके अलावा और हाई कोर्ट के अलावा, किसी लॉ के अंदर दिए गए कोर्ट के अलावा और हाई कोर्ट के अलावा कोर्ट क्रिमिनल की श्रेणी में 4 तरह के कोर्ट आएंगे। सबसे पहला कोर्ट ऑफ सेशन, जिसे CPC के अंदर क्या कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जाना जाता है। यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ सेशन हो जाता है CRPC के अंदर, BNSS के अंदर। सेकंड है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, JMFC फर्स्ट। थर्ड है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, JMFC सेकंड। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो प्रशासनिक कार्यों से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 तरह के कोर्ट CRPC के अंदर बनते हैं। हाई कोर्ट और कोई भी ऐसे कोर्ट जो लॉ द्वारा बनाने, किसी कानून द्वारा बनाने ज़रूरी है, उनको छोड़कर 4 तरह के कोर्ट है। सबसे पहला कौन सा होगा, सेशन कोर्ट। दूसरा कौन सा होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट। तीसरा होगा सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट। और चौथा कौन सा होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा। चले अपन आगे सेक्शन 7 में। देखो, ज़्यादा जहाँ मेरे को लगेगा एग्जाम पर्पज से डिटेल बताना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि एग्जाम क्रैक हो। बाद में लो इतना, मैंने बार बार कह रही हूँ, लो इतना इनफाइनाइट है, इतना अनंत है कि आप जितना चाहो जितना ग्रैप्स कर सकते हो, नॉलेज बढ़ा सकते हो। और खाली नॉलेज ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान को अप्लाई भी करवाना है। ठीक है, और अप्लाई अपन को एग्जाम में, अभी अपने आप को एग्जाम में अप्लाई करवाना है, तो अपन को उस हिसाब से देखना है। चलते हैं अपन टेरिटोरियल डिवीजन के ऊपर। टेरिटोरियल डिवीजन इसका जो 7 है, सेक्शन 7, वो क्या कहता है, एवरी स्टेट शैल बी सेशन डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस संहिता बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के ही टुकड़े कर दिए, उपखंड, खंड कर दिए, ठीक है ना, टुकड़े कर दिए, तो वो ही क्या होंगे, सेशन, और उन सेशन के अंदर क्या होंगे, डिवीजन होंगे। ठीक है, अब है सेकंड इसका सब सेक्शन क्या कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना। स्टेट गवर्नमेंट किससे पूछेगी, खाली स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कंसल्टेशन किससे करेगी, हाई कोर्ट से, अल्टर द लिमिट्स और नंबर ऑफ सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है ना, इन डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन करना है और इनका अल्ट्रेशन करना है, इनमें कोई बदलाव करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट किसकी राय लेगी, हाई कोर्ट की राय लेगी। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट थर्ड है इसका, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन एंड में अल्टर लिमिट्स और नंबर ऑफ सब डिवीजन, वही कर लेगा। उसके बाद है 4 इसका कह रहा है
कि पहले तो अंदर डिस्ट्रिक्ट का कर रहा था और दूसरा सब डिवीजन का कर रहा है ऑल्ट्रेशन। चौथा इसका है द सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन एग्जिस्टिंग इन ए स्टेट एट ए कमेंसमेंट ऑफ दिस संहिता शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। कहने का मतलब जितने भी जो सेशन डिवीजन वगैरह बने हैं वो इसी संहिता के अंदर बने हुए माने जाएंगे। जैसे सीआरपीसी, ऐसा तो है नहीं कि बीएनएस के बाद ही सारे कोर्ट बने हैं सारे डिस्ट्रिक्ट में, ये तो नहीं है, पहले से कोर्ट बने आ रहे हैं, उन्हीं को ऐसा ही माना जाएगा जैसे ये इनका गठन किसके तहत हुआ है, बीएनएसएस के तहत हुआ है। क्योंकि नया लॉ है तो नई चीजें ही नए हिसाब से ही लागू होंगे, बस नाम चेंज कर दिया। अब बात आती है सेक्शन 8 की कोर्ट ऑफ सेशन। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन का क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन इन एवरी सेशन डिवीजन। हर सेशन डिवीजन में कौन एस्टेब्लिश करेगी, एस्टेब्लिश करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है और उनके अंदर आदमी बैठाने का काम किसका है, हाई कोर्ट का है। बस इतना याद रखना, ठीक है। बिल्डिंग जगह कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एस्टेब्लिश कौन करेगा कोर्ट ऑफ सेशन, स्टेट गवर्नमेंट। और एवरी सेकंड सेक्शन है, सब सेक्शन है कि एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिजाइडेड ओवर, उनके जो जज वगैरह सीटिंग करेंगे तो वो कौन अपॉइंट करेगा, टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। इसलिए अपनी रिक्रूटमेंट कौन करवाता है, हाई कोर्ट करवाता है, ठीक है। अब है थर्ड, द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन कोर्ट ऑफ सेशन। एडिशनल, ठीक है, एडिशनल सेशन जजेस की वही पावर होती है जो सेशन जज की होती है। असिस्टेंट की अलग है, असिस्टेंट इस बार हटा दिया है, पहले सीआरपीसी में हुआ करता था, अब नहीं होता है, असिस्टेंट एडिशनल ही है, ठीक है। तो असिस्टेंट का कंसेप्ट हटा दिया है। असिस्टेंट उनके सबऑर्डिनेट नीचे होते हैं लेकिन एडिशनल नहीं होते हैं, एडिशनल उनके बराबर का ही पद रखते हैं। 4 है द सेशन जजेस ऑफ वन सेशन डिवीजन में बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी आल्सो द एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन। एक डिवीजन का है और अपना इंडिया में तो यही होता है, कमी है जजेस की कमी है तो एक ही जज को अदर डिवीजन का भी काम दे देते हैं। वो अपने डिवीजन का तो काम संभालेगा ही, साथ के साथ अनदर डिवीजन भी उसको दे देते हैं। एंड इन सच केसेस ही मे सिट द डिस्पोजल ऑफ केसेस, मतलब केसों के निस्तारण के लिए सिट करेगा, मतलब बैठेगा, देखेगा उनको। प्लेसेस इन द अदर डिवीजन एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट, जैसा कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार वे कार्य करेगा। सेक्शन सब सेक्शन 5 है वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वैकेंट। जहां सेशन जज का पद खाली है, द हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज और मे बी मेड बाय द पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाय एन एडिशनल सेशन। अगर मान लो किसी सेशन जज का कोई पद खाली है तो वहां पर बहुत सारे एडिशनल सेशन जजेस तो होंगे ना, तो उनमें से जो अप्रोप्रिएट लगता है वो हाई कोर्ट वहां पर नियुक्त कर देगा, जैसे कि जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी अर्जेंसी के हिसाब से। और इफ देयर बी नो एडिशनल सेशन जज, अगर कोई एडिशनल सेशन जज है ही नहीं तो कौन होगा, बाय अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन द सेशन डिवीजन। तो मान लो सेशन जज है, सेशन जज का वैकेंट हो गया तो कौन बैठेगा, एडिशनल सेशन जज, कोई दूसरा होगा। एडिशनल सेशन जज भी नहीं है, एडिशनल भी नहीं है तो कौन बैठेगा, सीजेएम बैठेगा जो उस डिवीजन के अंदर है। एंड एवरी सच जज और द मजिस्ट्रेट हैव द जुरिस्डिक्शन टू डील विद सच एप्लीकेशन। और उन सभी की वही पावर होगी जो एप्लीकेशन उनको डिस्पोज करने के लिए, जो केस उनको निस्तार करने के लिए, निस्तारण डिस्पोजल करने के लिए दिए गए हैं। सेक्शन 6 बार बार सेक्शन आ रहा है नाम। सब सेक्शन 6 क्या कहता है, द कोर्ट मोस्ट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आरजीएस में भी आया हुआ होगा ये। द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरली होल्ड्स इट्स सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट मेड नोटिफिकेशन। कोर्ट ऑफ सेशन की सिटिंग कहाँ होगी, कहाँ बैठेगा कोर्ट ऑफ सेशन, इसका डायरेक्शन कौन देगा, हाई कोर्ट देगा। इज बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, बट इफ इन एनी पर्टिकुलर केस द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ ओपिनियन दैट इट विल टेंड टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस टू होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी अदर प्लेस है। अगर कहीं लगता है मतलब किसको, हाई कोर्ट को लगता है कि सेशन कोर्ट की हियरिंग जनरल कन्वीनियंस, पार्टीज की जनरल कन्वीनियंस और विटनेसेस के कन्वीनियंस के लिए कहीं और प्लेस पर होना चाहिए तो किसकी परमिशन लेगा, पहले परमिशन लेगा प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड के, विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज्ड। तो किसी अनदर प्लेस पर भी हो सकती है और किस पर्पस के लिए हो सकती है, जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस के लिए। अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन की सहमति से कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट कहीं और भी प्लेस पर सिट करवा सकता है, मतलब बैठा सकता है और वहां पर भी हियरिंग हो सकती है, प्रोसीडिंग हो सकती है।
is that at the place of the disposal of the cases or the examination of any witness or witnesses therein. ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 7 है द सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एंड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ बिजनेस अमंग, बिजनेस का मतलब होता है काम दे देगा उनको टाइम टू टाइम कि आपको ये काम करना है अपने सेशन में, आपको ये काम करना है अपने सेशन डिवीजन के अंदर. सबसेक्शन 8 है द सेशन जज में ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन. ऐसे भी प्रोविजन, मान लो कोई ऐसे केसेस होते हैं संगीन प्रकृति के होते हैं, कुछ अर्जेंट नेचर के केस होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट भी कर सकता है. एंड इन द इवेंट ऑफ हिज अब्सेंस और इनएबिलिटी टू एक्ट बाय एन, अगर कोई एडिशनल सेशन जज की कोई मतलब एब्सेंस हो जाती है, वहां पर वो उपस्थित नहीं रहता है या वो कार्य करने के लिए असमर्थ होता है, किसी भी वजह से वो इनएबिलिटी होती है उस एडिशनल सेशन जज की, तो इफ देयर बी नो एडिशनल सेशन जज, तो वही बात ऊपर जो अपन ने पढ़ी थी सीजीएम साहब आ जाएंगे. एंड सच जज और मजिस्ट्रेट शैल बी डीम्ड टू हैव जुरिस्डिक्शन टू डेल्ट विद सच एप्लीकेशन. और उस मजिस्ट्रेट और जज सीजीएम को ऐसा ही माना जाएगा, और वो सारे के सारे जो एडिशनल सेशन जज काम करता वैसा ही काम कौन करेगा, सीजीएम करेगा वहां पर. एक्सप्लेनेशन इसका है फॉर द पर्पस ऑफ दिस संहिता अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन ऑफ ए पर्सन बाय द गवर्नमेंट टू एनी सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और ऑफ ए स्टेट अंडर एनी लॉ. सच अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन कहता है कि अपॉइंटमेंट के अंदर खाली फर्स्ट अपॉइंटमेंट से ही मतलब नहीं है, जो पहले नियुक्ति दी गई है उसी से ही मतलब नहीं है. इसके अलावा जब उसका पोस्टिंग अगर कई जगह उसको अदर जगह लगाया जा रहा है या फिर उसका मतलब किसी अदर जगह लगाया जा रहा है या फिर उसकी पदोन्नति हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, तो वो भी अपॉइंटमेंट के अंदर गिने जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट जो है वो समझी जाएगी. ठीक है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट के साथ साथ इसके अंदर प्रमोशन प्लस अगर अपॉइंटमेंट अगर दूसरे स्थान पर किया जाता है तो वो इसके अंदर शामिल किया जाएगा. सेक्शन 9 क्या कहता है, फर्स्ट सबसेक्शन 1 है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टेब्लिश एज मेनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ द सेकंड एंड ऑफ द सेकंड क्लास एट सच प्लेसेस एट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट में नोटिफाई. तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास के कोर्ट कौन एस्टेब्लिश करेगी, एस्टेब्लिश तो कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी. किसके कंसल्टेशन से, वहां पर खाली स्टेट गवर्नमेंट को और ओवरऑल पावर थी कि सेशन जो कोर्ट है वो एस्टेब्लिश कर सकती थी. ठीक है ना, ओवरऑल पावर थी ना वहां पे इसको हाई कोर्ट को नहीं, हाई कोर्ट की को कब पूछ रहा था, जब लिमिट आल्टर करनी थी, नंबर ऑफ डिवीजन वगैरह बढ़ाने थे. यहाँ पर क्या है, पहले ही दे दिया कि अगर जितने चाहे उतने फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट बना सकता है. लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट को किसको पूछना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को इसको हाई कोर्ट को पूछना पड़ेगा. ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई प्रोवाइडेड एट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास. स्पेशल कोर्ट्स भी बना सकते हैं एक या एक से ज्यादा. किसके लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए, क्योंकि दो तरह के ही इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, और फिर एक और है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो अलग है. एनी पर्टिकुलर केस और क्लासेस ऑफ केस. ठीक है, या तो सीरीज ऑफ केस के लिए हो सकता है या किसी पर्टिकुलर केस के लिए भी मतलब स्पेशली बना सकते हैं. एंड वेयर देयर इज नो स्पेशल कोर्ट इज एस्टेब्लिश, और जहाँ पर स्पेशल कोर्ट है ही नहीं, नो अदर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इन द लोकल एरिया शैल हैव द जुरिस्डिक्शन try to any cases or classes of cases for the trial of which such special court has been established. तो फिर जो कोर्ट हैं, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट वगैरह को उनको ही दे दी जाएगी. ठीक है, अब है सेकंड, इसके अंदर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट. वही बात आ गई, इनके अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, जो जज है या अदर स्टाफ है, वो किसके द्वारा अपॉइंट होगा, हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होगा. सबसेक्शन 3 द हाई कोर्ट में व्हेनेवर इट अपीयर्स टू इट बी एक्सपीडिएंट और नेसेसरी, एक्सपीडिएंट मतलब समीचीन हो और आवश्यक हो, तो कन्फर द पावर्स ऑफ अ
जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, तो जहाँ पर लगता है तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की ऑन एनी मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग एज ए जज इन ए सिविल कोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की पावर जो भी किसी और जज को दे सकता है जो भी सिविल कोर्ट के अंदर कार्यरत होंगे, तो उनको ये पावर स्टेट जो हाई कोर्ट है वो दे सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि करना ज़रूरी है तो सिविल कोर्ट वाले जो जजेस हैं उनको भी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट है उनकी पावर दी जा सकती है। और किसके द्वारा दी जाएगी? हाई कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। इसके अंदर बहुत ही अच्छा केस है। अगर आपको इसके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लिखना है, कोर्ट ऑफ सेशन वगैरह की अदर जगह हेल्ड हो सकती है या बैठाई जा सकती है, सिटिंग हो सकती है। केहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ द स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 का केस है। केहर सिंह का आपको पता होगा केस, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नोटिफिकेशन बाय द हाई कोर्ट फॉर होल्डिंग द सिटिंग ऑफ द सेशन कोर्ट इन तिहाड़ जेल, ठीक है, तिहाड़ जेल वॉज नॉट इलीगल एज द नोटिफिकेशन अमाउंटेड टू डिक्लेयरिंग तिहाड़ जेल एज अ प्लेस इन द एडिशन ऑफ 30 हज़ारी। 30 हज़ारी जेल से तिहाड़ जेल मतलब क्या की गई थी? सिटिंग की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सेशन कोर्ट की सिटिंग की गई थी। इस केहर सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जो केस था, तो इस तरीके से प्लेस ऑफ जो सिटिंग है कोर्ट ऑफ सेशन वगैरह की वो अलग प्लेस पर हो सकती है अगर हाई कोर्ट चाहे तो, ठीक है। उसके बाद आगे अपन चलते हैं सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 कहता है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी मैंने पढ़ लिया ये कोर्ट ऑफ, ये हो गया सेक्शन 9 हो गया। सेक्शन 10 सॉरी, सेक्शन 10 है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब सीजेएम और एसीजीएम की बात है, ठीक है। और 10 है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट ही जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वही आगे जाके सीजेएम बन जाते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर देगी इन्हीं व्यक्तियों को। सेकंड है द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द सीजेएम अंडर दिस संहिता और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एज द हाई कोर्ट में डायरेक्टर, मतलब वही पावर होगी जैसा कि हाई कोर्ट बताता है वैसी सारी पावर उनको होगी। उसके बाद थर्ड द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड रिलीव हिम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन सेक्शन एज ऑकेजन रिक्वायर। कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट किसी भी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है उसको सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकता है, ठीक है, और रिलीव कर सकता है उसको इन रेस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही क्या है सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देगा। 4 है सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ द सीजेएम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एवरी सब डिविजनल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे शैल ऑल्सो हैव एंड एक्सरसाइज सच पावर और सुपरविजन अंडर अवर द वर्क ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदर देन द एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। जो ये सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर सुपरविजन और पावर रखेंगे, कौन से को छोड़कर? एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को छोड़कर, ठीक है ना। और क्योंकि ये सीजेएम के बराबर की पावर है और ओवरऑल कंट्रोल किसका रहेगा? सीजेएम का यहाँ रहेगा। इन द सब डिवीजन एज द हाई कोर्ट में, जैसा कि हाई कोर्ट स्पेशल ऑर्डर जनरल ऑर्डर से इस चीज के लिए क्या करे? नोटिफाई करे, बताए इन लोगों को, ठीक है। तो ओवरऑल कंट्रोल तो किसका रहेगा? सीजेएम का रहेगा और वो ही उनमें से ही सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देंगे, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर क्या रखेंगे? उनके ही कंट्रोल में और सुपरविजन में ये रहेंगे, खाली एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को छोड़ के। फिर है सेक्शन 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात आती है सेक्शन 11। अभी तक के जो सेक्शन थे उनमें कोई भी चेंज नहीं था,
सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लोज था उसमें कुछ डेफिनेशन जरूर ऐड की गई थी, ठीक है, और एक शायद किसकी हटाई थी, इंडिया की डेफिनेशन हटा दी थी। इंडिया की डेफिनेशन पहले सीआरपीसी में हुआ करती थी, अभी इसके अंदर खाली हाईकोर्ट की ही डेफिनेशन है, इंडिया की नहीं है। तो कोई बात नहीं, इंडिया की डेफिनेशन अपने पास है, बीएनएस के अंदर भी होगी और सीपीसी के अंदर भी है, तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह पढ़ लेंगे। इंडिया मतलब हमारा भारत महान है तो महान ही रहेगा, कहीं पढ़ो भले। फिर उसके बाद है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 11 में बता रखा है, द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू, मतलब रिक्वेस्ट कौन करेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कन्फर अपन एनी पर्सन हु होल्ड्स हाई कोर्ट बनाएगा, किसकी रिक्वेस्ट पे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, हेल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑल और एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड और कन्फरेबल बाय और अंडर दिस संहिता ऑन ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और द सेकंड क्लास इन रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर केस और टू अ पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस। मतलब हाई कोर्ट ही इन्हीं जेएमएफसी फर्स्ट और सेकंड में से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने से वो एक पर्सन को क्या बना देगी, केस के लिए या पर्टिकुलर केस क्लास ऑफ केस के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देगी, स्पेशल बना देगी उसको। प्रोवाइडेड दैट नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन पर्सन अनलेस ही possess such qualification or experience in relation to legal affairs as the high court may by rules specify। जैसे हाई कोर्ट ने बता दिया कि किसी स्पेशल इस कोर्ट का स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन है, आहर्ताएं हैं, ठीक है। तो जब तक इस तरीके की क्वालिफिकेशन या असेंशियल चीज़ें बता रखी है और वो अगर पूरी नहीं करता है तो शायद नहीं बनाया जाएगा, शायद क्या बनाया नहीं जाएगा। तो हाईकोर्ट जो स्पेसिफाई करेगा रूल से कि ऐसी ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इन केसेस को हैंडल करने के लिए, तो उन्हीं लोगों को लगाया जाएगा। 2 है such magistrate shall be called special judicial magistrate and shall be appointed for such term not exceeding 1 year। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 साल की अवधि के लिए रहते हैं एज हाई कोर्ट में बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर डायरेक्ट, जब तक कि हाई कोर्ट स्पेशल और जनरल ऑर्डर से 1 साल के लिए, बाकी और स्पेशल और जनरल ऑर्डर से निकाल कर उस अवधि को बढ़ा या घटा सकता है, बाकी 1 साल तक 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं रहेंगे, 1 साल तक रहेंगे, ठीक है। तो ये बात थी सेक्शन 11 में, इसमें अवधि 1 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, किसके कहने पर, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर करेगा। सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 कहता है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब लोकल एरिया कौन सा होगा, कौन सा एरिया होगा जहां पर ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट काम करेंगे, रहेंगे, कौन से कोर्ट इनको मिलेंगे, ठीक है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए आरजेस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम में आए चाहे नहीं आए, आप अपने ध्यान रखें, ठीक है, अपन लोगों के लिए काम का सेक्शन नहीं है। तो लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 12 फर्स्ट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का कंट्रोल रहेगा। द सीजीएम में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया विद इन द मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 अंडर सेक्शन 11 में एक्सरसाइज ऑल एनी ऑफ द पावर विच दे में रेस्पेक्टिवली बी इन्वेस्टेड। मतलब इन्वेस्टेड का मतलब हो गया कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं या अपनी उत्तरदायित्व जहां पर निभाते हैं। तो ये जनरल कंट्रोल तो मतलब हाईकोर्ट का रहेगा, लेकिन सीजीएम ये टाइम टू टाइम क्या कर सकता है, अपॉइंट करेगा सेक्शन 9 और सेक्शन 11 में जो मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए हैं उनका दायरा फिक्स करेगा। फिर प्रोवाइडेड एट द कंट्रोल कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है ना। जिस एरिया के अंदर उसको एस्टेब्लिश किया गया है वहां पर उसकी चॉइस होती है, वो कहीं पर भी कोर्ट बैठा सकती है, सिटिंग करवा सकती है, प्लेस ऑफ सिटिंग करवा सकती है जिस एरिया के अंदर उसको लगाया गया है। Subsection 2 है except as otherwise provided by such definition the jurisdiction and powers of every such magistrate shall extend throughout the district। तो except as otherwise provided by such definition the jurisdiction and powers of every magistrate shall extend throughout the district। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मतलब इनका jurisdiction रहता है। एंड थर्ड है where the local jurisdiction of the magistrate appointed under section 9 और 11
तो डायरेक्ट कर सकता है। फिर पढ़ रहे थे अपन 3 के अंदर बता रखा है कि वेयर द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 and 11 extend to or 11 extend to an area beyond the district in which he ordinarily holds court, any reference in this Sahita to the court of session judicial magistrate shall in relation to such a magistrate throughout the area within his local jurisdiction be constituted unless the contest otherwise requires as a reference to the court of session or the judicial magistrate as the case may be exercising jurisdiction in relation to the said district। मतलब जो लोकल जुरिस्डिक्शन जिसके लिए अपॉइंट किया गया है कोई मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 9 और 11 के तहत, ठीक है, और एक्सटेंड टू एन एरिया बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट ही ऑर्डिनरली होल्ड्स अ कोर्ट एनी रेफरेंस टू दिस सहिता, ठीक है ना। तो टू द कोर्ट ऑफ सेशन और सीजेएम इन रिलेशन टू सच मजिस्ट्रेट थ्रू आउट द, अगर उसके एरिया से बाहर, लेकिन जिस कोर्ट ऑफ सेशन और जिस सीजेएम के एरिया के अंदर आ रहा है वहां पर अपनी क्या कर सकता है, उस एरिया के लोकल एरिया के बाहर भी अपनी पावर्स का क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। ये इतनी सी बात कह रखी थी इसमें। तो ये लोकल जुरिस्डिक्शन है। लोकल जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन आ चुका है। लोकल जुरिस्डिक्शन जो होगा इसका ओवरऑल कंट्रोल हाईकोर्ट का बताया है, बाकी सीजीएम करेगा टाइम टू टाइम। फिर है उसका सेक्शन 13। सेक्शन 13 कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट के अंदर रहेंगे, किसके कंट्रोल, किसके अधीन रहेंगे, ठीक है। सेक्शन 13 है कि फर्स्ट एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज, सेशन जज के रहेंगे, एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज बाय सबऑर्डिनेट टू द सीजीएम, ठीक है। जो सीजीएम है वो तो सेशन जज के रहेगा, और जो अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो उनका जनरल कंट्रोल तो कौन रहेगा, सेशन जज के पास रहेगा, लेकिन वो सबऑर्डिनेट किसके रहेंगे, सीजीएम के रहेंगे। मतलब अपने से नीचे, अपने से ऊपर के अधिकारी के, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर सीजीएम है तो सीजीएम के, और सीजीएम के ऊपर सेशन जज है, सेशन जज के। सेकेंड है द सीजीएम में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस संहिता, ठीक है। सीजीएम टाइम टू टाइम रूल निकालेगा जो संहिता में बता रखे हैं उस अकॉर्डिंग एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बीच में कामों को बांटने के लिए टाइम टू टाइम रूल्स रेगुलेशन सीजीएम निकालता रहेगा। फिर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताया, कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट होता है, या जो भी इसका हिंदी में नाम है, कार्यपालक है या कार्यकारिणी है। तो सेक्शन 14 क्या कहता है, फर्स्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी पर्सन एज इट थिंग्स बेटर टू बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जितने चाहे उतने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगा सकता है। यहाँ पर लगाएगा कौन, यहाँ पर कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। अब ये बातचीत ध्यान में रखनी है क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास ही होती है, स्टेट के पावर ही होती है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर। और एडमिनिस्ट्रेशन में ही स्टेट लगाएगा अपने बंदों को। और अभी तक पावर जुडिशियल की थी तो जुडिशियल में कौन लगा रहा था, हाई कोर्ट लगा रहा था। बस ये इतना सा डिफरेंस रहता है। शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, और उन्हीं में से एक को डीएम बना देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना देगा। फिर है सेक्शन सबसेक्शन 2 है द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम बना देगा। सच मजिस्ट्रेट शैल हैव सच ऑफ द पावर्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर दिस संहिता। उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर होगी इस संहिता के अंडर फ्रॉम टाइम एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एज मे बी डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सबसेक्शन 3 whenever in consequences of the offense of a district magistrate becoming vacant, जहाँ पर डीएम का ऑफिस वैकेंट हो जाता है, पद खाली हो जाता है, एनी ऑफिसर सक्सीड टेम्परली, जो भी उसको सक्सीड करेगा, ठीक है, टेम्परली टू बी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो वो डिस्ट्रिक्ट का एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन संभालेगा। एंड सच ऑफिसर शैल पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ऑल द पावर एंड परफॉर्म ड्यूटीज रेस्पेक्टली कन्फर्म्ड। जो डीएम को पावर दी गई थी वो व्यक्ति जो अपॉइंट किया जाएगा उस स्थान पर वो सारी पावर उन कार्यों को संभालेगा, ठीक है।
सब सेक्शन 4 है द स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ ए सब डिवीजन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब डिवीजन का चार्ज दे देगा एंड में रिलीव हिम ऑफ द चार्ज एज ओकेजन रिक्वायर्स। द मजिस्ट्रेट सो प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ अ सब डिवीजन शैल बी कॉल्ड सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, एसडीएम। अब पता चला एसडीएम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको सब डिवीजन का चार्ज दिया जाता है। मजिस्ट्रेट ऐसा जिसको सब डिवीजन का चार्ज दिया गया है उसको क्या कहेंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। और ये कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। फिर है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ स्टेट फिट विद डेलीगेटेड पावर अंडर सेक्शन 4 टू डीएम। और सेक्शन 4 की डेलीगेट पावर किसको कर देगा, डीएम को कर देगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा करना सही लगता है और कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। Subsection 6 nothing in this section shall preclude the state government from conferring under any law from the time being in force on a commissioner of police all or any of the powers of an executive magistrate। ठीक है, तो जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उसको भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दी जा सकती है, उसको प्रिक्लूड नहीं करती है। तो ये सेक्शन छोटा सा था, सेक्शन 14 जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में कहता है। अपॉइंट कौन करेगी, मेन इसको ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी और उन्हीं में से एक व्यक्ति क्या बन जाएगा, डीएम बन जाएगा। और अगर डीएम को अगर उन्हीं में से अगर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर सब डिवीजन दे दिया तो एसडीएम बन जाएगा। ओके, फिर आगे चलते हैं सेक्शन 15 पे, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जैसे कि सेक्शन 11 के अंदर अपन ने स्पेशल मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ा था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन से हैं, असिस्टेंट सेशन जज अब है नहीं अपने यहाँ पे, वो हट चुके हैं। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 15 द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर सच टर्म एज इट थिंक्स फिट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलोंग। पुलिस ऑफिसर को भी बना सकते हैं लेकिन ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी से नीचे का आदमी नहीं होना चाहिए और इक्विवेलेंट टू बी नोन एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको बना सकती है। फॉर पर्टिकुलर एरिया, किसी एरिया के लिए ही बनाएगी, क्योंकि स्पेशल का मतलब भी क्या है, किसी एरिया विशेष या किसी केस विशेष के लिए बनाएगी। तो यहाँ किसी एरिया विशेष के और परफॉर्मेंस है पर्टिकुलर फंक्शन एंड कन्फर ऑन सच स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सच ऑन द पावर्स एज आर कन्फरेबल अंडर दिस संहिता ऑन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज इट डिम्स फिट। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेशल फंक्शंस के लिए या स्पेशल एरिया के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ही स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना सकती है। किसी भी पुलिस ऑफिसर जो कि एसपी से रैंक या इसके इक्वल के रैंक का हो, इसके ऊपर के रैंक का हो या इक्वल रैंक का हो, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बना सकती है। ये दो चीजें याद रखना कौन कौन बनेंगे। ठीक है, सेक्शन 16 है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जिस तरीके से लोकल जुरिस्डिक्शन सेक्शन 12 के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पड़ा था, उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का भी लोकल जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 16 है फर्स्ट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ किसका लोकल जुरिस्डिक्शन किसका था, कंट्रोल किसका था लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर, हाई कोर्ट का था। यहाँ पर किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट द डीएम में फ्रॉम टाइम टू टाइम, वहां पे सीजीएम कर रहा था, यहाँ डीएम में टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स एरिया विद द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी पावर, एक पावर या उसमें से सारी पावर को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है संहिता के अनुसार। 2 है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही एक्सरसाइज की जा सकती है, मतलब अप्लाई करवाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 17 है सबॉर्डिनेशन। इनका सबॉर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू डीएम। किसके सबॉर्डिनेट रहेंगे, डीएम के सबॉर्डिनेट रहेंगे। एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द एसडीएम को छोड़कर एक्सरसाइजिंग पावर इन सब डिवीजन शैल ऑल्सो बी सबॉर्डिनेट टू एसडीएम। अगर सब डिवीजन के अंदर कोई मजिस्ट्रेट पावर को एक्सरसाइज कर रहा है तो एसडीएम के भी सबॉर्डिनेट रहेगा और ओवरऑल कंट्रोल किसका रहेगा, डीएम का रहेगा। लेकिन एसडीएम जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे सारे उसके अंदर एसडीएम को शामिल नहीं किया गया है। सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द डीएम, वही है डीएम का ही जनरल कंट्रोल रहेगा। और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को छोड़ के जो जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं अगर किसी डिवीजन के हैं तो एसडीएम के अंडर में रहेंगे। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही इसके अंदर क्या करेगा, टाइम टू टाइम रूल्स बनाएगा, स्पेशल ऑर्डर निकालेगा और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, लोकेशन करेगा और बिजनेस अमंग द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम। जो भी उसके सबॉर्डिनेट है उनको कामकाज बांटेगा।
सेक्शन 18 है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट वापस से चालू होता है। सेक्शन 18 है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक क्या होता है, ठीक है। पहले 2U में दिया जाता था, अब 2V के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। यस, आई एम राइट, 2V के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। पढ़ते हैं इसके बारे में। अपन ने 2V के अंदर पढ़ा था कि जो मतलब सेक्शन 18 के अंदर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट है और उसके अलावा जो मतलब जो इनके अंडर में काम करेंगे उनको भी पीपी समझा जाएगा, यही था, ये डेफिनेशन थी इसकी। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कौन अपॉइंट करेगा और क्या काम करेगा। सेक्शन 18 है फॉर एवरी हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट के लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। अपॉइंट कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, हर हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट की सहमति से, कंसल्टेशन से, ठीक है, क्या करेगी, उसकी सूझबूझ लेकर अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कौन अपॉइंट कर रही है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। इसलिए एपीओ की जो भर्तियां आती है वो आरपीएससी कंडक्ट करवाता है, स्टेट कमीशन कंडक्ट करवाता है, क्योंकि ये पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जैसे सीबीआई के अंदर एपीओ की पोस्ट आती है तो वो मतलब सेंट्रल करवाती है। तो इस तरीके से ये होता है। लेकिन इसमें कंसल्टेशन किसका मांगेंगे, हाई कोर्ट का मांगेंगे। अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड में ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर पब्लिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एपीपी अपॉइंट करवा सकते हैं फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट, एक कोर्ट के लिए एनी प्रोसिक्यूशन, अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द में भी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी प्रोसीडिंग है उनको परफॉर्म करने के लिए। प्रोवाइडेड डेटा फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी दिल्ली, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द दिल्ली अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल प्रोसिक्यूटर फॉर, मतलब वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली से पूछकर एपीपी या पीपी जो भी है वो अपॉइंट करेगा। फिर है सब सेक्शन 2, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया, किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी लोकल एरिया के एक या एक से ज्यादा पीपी अपॉइंट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर है फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, थर्ड है फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में शैल अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड में ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है और एक या एक से ज्यादा पीपी कर सकती है अपॉइंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए, कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट may be appointed also public prosecutor or additional public prosecutor as the case may be for another district। वही सेम बातें हैं कि जो एक किसी डिवीजन के लिए किसी मजिस्ट्रेट को बनाया तो वो ही किसी अदर डिवीजन के लिए भी उसको बनाया जा सकता है। इसी तरीके से किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर उसका अपॉइंटमेंट किया तो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, एपीपी और एपीके का। फिर है 4 है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर ए पैनल ऑफ नेम्स ऑफ, अब कौन करेगा, डीएम तैयार करेगा, पैनल मतलब लिस्ट तैयार करेगा, पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स का नेम। कंसल्टेशन किससे करेगा, सेशन जज से पूछेगा, पहले सेशन जज के पास जाएगा, उनसे पूछेगा, फिर पैनल ऑफ नेम्स तैयार करेगा। Who are is in the opinion fit to be appointed as public prosecutor or additional public prosecutor for the district, मतलब उससे पूछेगा सेशन जजेस से कि कौन कौन आपको बताओ, व्यक्ति बताओ कौन कौन आपको सही लगते हैं कि उनको पीपी और एपीपी बनाया जाए इस डिस्ट्रिक्ट के लिए। Subsection 5, no person shall be appointed by the state government as the public prosecutor or additional public prosecutor for the district unless his name appear in the panel of names prepared by the district magistrate under the subsection 4। डीएम की लिस्ट के अंदर जिसका नाम नहीं है तो उसको तो बनाएंगे ही कैसे, तो उन पर्सन्स को बनाएंगे नहीं जिसका नाम डीएम की लिस्ट के अंदर नहीं है, इसलिए लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है। इसलिए जज बनने के लिए जो पीडीएफ के अंदर नाम होना ज़रूरी है, अगर पीडीएफ में नाम नहीं है तो समझ जाना कि जज नहीं बने हैं। फिर सब सेक्शन 6 है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सब सेक्शन 5 वेयर इन अ स्टेट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कैडर ऑफ prosecuting officer, the state government shall appoint a public prosecutor or special public prosecutor only among the person constituting such a cadre। ठीक है, कोई रेगुलर कैडर है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पीपी और एपीपी उसी कैडर के लिए बना सकती है, प्रोवाइडेड दैट वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में ऐसा लगता है नो सुटेबल पर्सन इज अवेलेबल इन सच कैडर, अगर उस कैडर के लिए कोई भी पर्सन सुटेबल नहीं है, कोई भी योग्य नहीं है, सब नालायक है,
ठीक है, डेट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ पर्सन एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस में बी फ्रॉम द पैनल ऑफ द नेम प्रिपेयर्ड बाय द डीएम। अगर किसी कैडर के लिए कुछ स्पेशल लोगों को मान लो अपॉइंट करना है और स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे कोई व्यक्ति मिलते ही नहीं है, सबके सब नालायक के मिलते हैं, तो फिर वो डीएम की वापस उस लिस्ट को लेकर आएगा और उस पैनल में से उस कैडर को फिल कर देगा। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। इतनी माथापड़ी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। फिर है एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, इसमें स्टेट का इतना रोल क्यों आ रहा है सबको पता होगा, क्योंकि जो क्राइम जो होता है वो किसके अगेंस्ट होता है? स्टेट के अगेंस्ट होता है। इंडिविजुअल के अगेंस्ट तो होता ही है, लेकिन सबसे मोटा क्या है? स्टेट के अगेंस्ट माना जाता है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध या पूरा इसके अंदर वो अपराध माना जाता है, इंडिविजुअल नहीं माना जाता, इसलिए स्टेट की भूमिका ज्यादा आती है इसमें। फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सबसेक्शन, एक्सप्लेनेशन है रेगुलर कैडर ऑफ अ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। ए क्या माना जाएगा? मीन्स अ कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर विच इंक्लूड्स देयर इन द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट हो बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, किसी भी नाम से चाहे जाना जाता हो, एंड विच प्रोवाइड्स फॉर प्रमोशन ऑफ, जिसमें प्रमोशन होते हो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बाय वॉट एवर नेम कॉल, उसी को ही इस पोस्ट है रेगुलर कैडर कहा गया है। बी है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कौन है? मीन्स अ पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम करने के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हैं, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हैं। ठीक है, एडिशनल तो बराबर का ओहदा रखेंगे, असिस्टेंट उनके नीचे होंगे और स्पेशल कुछ काम के लिए किए जाएंगे। इनके बारे में अपन आगे भी पढ़ेंगे। सब सेक्शन 7, पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सब सेक्शन 1। ठीक है, पीपी और एपीपी अपॉइंट करने के लिए 1, 2, 3, 4 और 6 में इफ ओनली ही हैज, अब इसके लिए एक्सपीरियंस कितने साल का चाहिए? वही 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कितने साल का चाहिए एक्सपीरियंस? 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अंडरलाइन कर लेना, 7 साल का एपीपी बनने के लिए 60 साल का था। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट स्पेशल पर्पस के लिए या क्लासेस, स्पेशल केस या क्लासेस ऑफ केस के लिए। प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, स्पेशल पीपी के लिए कितना चाहिए? 10 ईयर्स चाहिए। प्रोवाइडेड एट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू इंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सबसेक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर लिया तो स्टेट उसको प्राइवेट अधिवक्ता अपॉइंट करने की इजाजत नहीं देगी। सब अपने अपने प्राइवेट अधिवक्ता तो करते ही हैं, तो प्राइवेट अधिवक्ता, ठीक है, विक्टिम एंगेज कर सकता है। ठीक है, विक्टिम को परमिशन है। फिर है सेक्शन 9, सबसेक्शन 9 कहता है फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 7 and 8 द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट और रेंडर वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस संहिता। मतलब अब पीरियड कहाँ से काउंट होगा? सर्विस एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसने इस संहिता के लागू होने से पहले या लागू होने के बाद एज ए एडवोकेट उसने क्या किया है? प्रैक्टिस की है। सर्विस एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अदर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बाय व्हाटएवर शैल बी डीम्ड टू बाय द पीरियड विच सच पर्सन हैज बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। उसको ऐसा ही माना जाएगा कि जैसे एज एन एडवोकेट उसने क्या की है? प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो इस तरीके से ही माना जाएगा। तो अब इसमें पीपी एपीपी का इसमें दे रखा है और ये चीज़ इम्पोर्टेंट भी है। हालांकि क्लियर, वैसे तो लगभग क्लियर ही है, लेकिन फिर भी कई लोग क्या है कुछ अलग ही ओपिनियन दे देते हैं कि 3 ईयर रूल का जो बात है कि उसके अंदर एपीओ का जो एज ए एपीओ काम किया है तो वो क्या एलिजिबल है सिविल जज के एग्जाम देने के लिए। तो एपीओ इसने बोल रखा है ना कि उसकी चाहे उसने एपीओ की तरह काम किया, असिस्टेंट की तरह काम किया या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की तरह काम किया है, उसको क्या माना जाएगा? प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट ही मानी जाएगी। और अपन को एज ए एडवोकेट ही प्रैक्टिस चाहिए 3 साल की। तो अगर 3 साल होते हैं तो एपीओ की प्रैक्टिस काउंट होनी चाहिए। ठीक है, और रूल से क्लैरिफाई और हो जाएगा। और एपीओ की जहाँ तक है 3 ईयर के अंदर काउंट होती है, जेलों की नहीं होती है, ये एपीओ की तो होती है क्योंकि ये एडवोकेट ये माने जाते हैं। अब आगे है बस पैरवी सरकार की ओर से कर रहा, फर्क इतना ही है प्राइवेटली ना करके। सेक्शन 19 है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होगा? असिस्टेंट मतलब उसका सहायक,
लोक अभियोजक कौन होगा? फर्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द कंडक्टिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट और मजिस्ट्रेट, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। सेकंड है द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लासेस ऑफ केसेस इन द कोर्ट और मजिस्ट्रेट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। थर्ड है विदाउट प्रीजुडाइज टू प्रोविजन कंटेंट इन सब सेक्शन 1 and 2 वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर केस, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट एनी पर्सन to be assistant public prosecutor in charge of that after giving notice of 14 days of the state, ठीक है। इसमें दे रखा है कि जो नोटिस जो दिया जाएगा, नोटिस की डेट दे रखी है 14 डेज की, मतलब कहीं पर अगर मान लो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है किसी भी पर्सन को, ठीक है, एज अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, उसको चार्ज दे सकता है उसको, तो स्टेट गवर्नमेंट को 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा अगर डीएम ऐसा करता है तो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही है ना, हाँ, डीएम ऐसा करता है तो 14 दिन का नोटिस स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि हमने इस व्यक्ति को लोक अभियोजक, असिस्टेंट लोक अभियोजक के रूप में अपॉइंट किया है। फिर है प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, किसी भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस वाला असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता है। हैज टेकन एनी पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन पढ़ा था ना, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, सबूतों को इकट्ठा करता है, तो इनटू उसी मैटर में मान लो इन्वेस्टिगेशन करी है विद रेस्पेक्ट टू विच द एक्यूज इज प्रोसिक्यूटेड, जिसके लिए अभियुक्त को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, अभियोजन चलाया जा रहा है, और इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो हो, तो ये दो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अगर जिसने लिया है किसी पुलिस वाले ने और बिलो इंस्पेक्टर की रैंक से है, नीचे है, तो ऐसा व्यक्ति मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, और बनाया जाएगा तो 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। फिर है डीएम द्वारा, फिर है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डीपी, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन 20 क्या कहता है इसका? द स्टेट गवर्नमेंट ही एस्टेब्लिश करेगी ए डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एज मैनी डिप्टी, और डिप्टी वहां पर तो असिस्टेंट आ रहे थे, यहाँ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एज इट थिंग्स फिट। बी है डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर भी हो सकते हैं और एडिशनल असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर भी कर सकती है। जो कौन करेगा इसके अंदर? डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर करेगा डिप्टी डायरेक्टर्स को, और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट कर सकता है। सबसेक्शन 2 है इसका, 20 का 2 क्या कहता है? अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, अ पर्सन शैल एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 15 ईयर्स और इज और अब ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जैसे इसमें कहा था ना पीपी बनने के लिए कितना 7 साल का एक्सपीरियंस और स्पेशल पीपी बनने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए या डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर एज ए एडवोकेट या तो 15 साल हो या वह सेशन जज रह चुका हो। इन दो में से अगर कोई काबिलियत रखता है तो उनको क्या बनाया जा सकता है? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जा सकता है। बी है इसका, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अगर उसको बनना है तो अगर उसकी प्रैक्टिस 7 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, और जेएमएफसी जैसे अपने लिए कर रखा है ना 3 साल से कम की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए सिविल जज बनने के लिए। तो असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनना है तो कम से कम 7 साल की एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो पहले से ही, ठीक है, या बना हुआ हो या ऐसा कार्य उसने किया हो, ठीक है, तो बन सकता है। थर्ड है द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन
ठीक है। ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन वो हेड किया जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के द्वारा ही, ठीक है। जो डीपी है उसके द्वारा हेडेड होगा, इसका मुखिया होगा। एंड हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका रहेगा, होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। होम डिपार्टमेंट जो स्टेट का होता है, ठीक है, तो उसके मतलब गृह विभाग जो है इसका, गृह मंत्रालय या गृह विभाग जो भी है इसका, वो उसके अधीन ये रहेगा, मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में रहेगा। फिर फॉर एवरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट, डिप्टी और असिस्टेंट, जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन सबऑर्डिनेट टू डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, एवरी असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन भी रहेंगे। 5 है एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये पूरा एक ही 2-3 सेक्शन थे, एक ही बना के दे दिया इसने। 18 कौन सा चल रहा है, ये सेक्शन चल रहा है अपना 20 है, ठीक है ना, सेक्शन 20 चल रहा है। और 20 के अंदर ये पूरे 12 क्लोज दे दिए इसने, ठीक है, 12 सब सेक्शन दे दिए। एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर 5 ने पढ़ा, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 8 का 18 टू कंडक्ट केसेस इन द हाई कोर्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द, हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस वगैरह डील कर रहे हैं तो वो डीपी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट रहेंगे, ठीक है ना। और वो कंडक्ट केसेस उनके, सॉरी सबऑर्डिनेट क्या रहेंगे, उनके केसेस को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। केसेस जो कंडक्ट करेंगे वो उनके साथ से ही बोला था सबऑर्डिनेट ही रहेंगे, ऊपर नीचे हो गया। सेक्शन 6 है यार, सेक्शन नहीं सॉरी, सब सेक्शन 6 है एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 8 ऑफ 18 टू कंडक्ट इन केसेस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केसेस को डील कर रहे हैं। एवरी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर 19 का 1, तो सब सेल्फ सबऑर्डिनेट टू डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के क्या रहेंगे, सबऑर्डिनेशन रहेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और 19 के 1 के अंदर केसेस को डील कर रहे हैं। सब सेक्शन 7 है द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी मॉनिटर केस इन विच ऑफेंस आर पनिशेबल। अब ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इंपॉर्टेंट है, कौन से केसेस देखेगा, जो पनिशेबल है फॉर 10 ईयर और मोर, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा के पनिशमेंट है, या डेथ है या LI है। ये चीज़ अपन ने एक जगह और पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, 2Z के अंदर, वारंट केसेस के अंदर, 2Z के अंदर पढ़ी थी, ठीक है ना, सही है, 2Z के अंदर पढ़ी थी, वारंट केसेस के अंदर पढ़ी थी अपन ने ये चीज़ कि जहाँ 10 साल से ज़्यादा की हो और LI हो और डेथ की जो पनिशमेंट होती है वो सारे वारंट केसेस हैं, उनके अलावा जो केसेस है वो सम्मन केसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये ऊपर बड़े मामले देखेगा, ठीक है, टू एक्सपीडिएट द प्रोसीडिंग्स एंड टू गिव ओपिनियन फाइलिंग ऑफ अपील्स, ठीक है, उनकी प्रोसेस के बारे में देखेगा। सबसेक्शन 8 द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी टू एग्जामिन एंड स्क्रूटनाइज पुलिस रिपोर्ट, एग्जामिन करना और स्क्रूटनाइज करना पुलिस रिपोर्ट को, एंड मॉनिटर द केसेस इन विच ऑफेंसेस आर पनिशेबल फॉर 7 ईयर्स। अब जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है या फिर जो डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो जो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की जो सजा है, लेकिन 10 साल से ज़्यादा की नहीं, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा ऊपर जाते किसके, DP के पास पावर चल जाएगी, ठीक है ना, तो ये इन केसेस को डील करेगा। और फॉर इंश्योरिंग देयर एक्सपीडियस डिस्पोजल, और ये ध्यान में रखेगा कि उनका जल्द से जल्द क्या हो, निस्तारण हो। फिर सेक्शन सबसेक्शन 9 कहता है द फंक्शन ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। पहले तो अपने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन पढ़ा था, फिर सॉरी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन पढ़ा था, फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन पढ़ा था, अब है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन वो केसेस कितना मॉनिटर करेंगे, 7 साल, तो सीधा सा है असिस्टेंट कितना करेगा, 7 साल तक के केस, 7 साल से 10 साल तक के केस कौन करेगा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और 10 साल या 10 साल से ऊपर के केस कौन डील करेगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है, इसको नीचे से ऊपर चल लो भले, ठीक है।
क्लोज को ध्यान रखना। फिर सबसेक्शन 10 है, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 7, 8, 9 द डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल हैव द पावर टू डील विथ द रेस्पॉन्सिबल बी रेस्पॉन्सिबल ऑल द प्रोसीडिंग अंडर द संहिता। ठीक है, जितनी भी प्रोसीडिंग हो रही है उसके लिए लाइबल होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। Subsection 11, the other powers and function of the director of prosecution, deputy director of the prosecution and assistant director of prosecution, and the area for which each of the deputy director of a prosecution or assistant director of prosecution have been appointed shall be such as the state government by notification स्पेसिफाई। वही है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है तो पावर वो काम काज कौन बताएगी, स्टेट गवर्नमेंट ही नोटिफाई करवाएगी इनको। और सब सेक्शन 12 है इसका, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस बार इसके कहीं पर भी जो प्रोविजन है वो किस पर लागू नहीं होंगे भाई, एडवोकेट जनरल जो आर्टिकल 165 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अपॉइंट होते हैं, ठीक है, जो गवर्नर जनरल इनको गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट का एडवोकेट को, और अटर्नी जनरल जो अपना आर्टिकल 76 है कॉन्स्टिट्यूशन का अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर अटर्नी जनरल नहीं है, एडवोकेट जनरल है क्योंकि स्टेट की बात है। तो आर्टिकल 165 की वजह से यहाँ की कोई भी बात एडवोकेट जनरल के ऊपर लागू नहीं होगी, वो इस दायरे से, इस सेक्शन के दायरे से बाहर है, चाहे वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ही कार्य करता हो, उस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, उसका अलग ही सारा का सारा क्या होता है, कंट्रोल, और उसका अलग ही सिस्टम चलता है आर्टिकल 165 के तहत। ठीक है, तो ये सारी गणित थी, कहाँ से लेकर कहाँ तक की थी, धारा 20 तक थी जो हमने पढ़ी। सेक्शन 6 से लेकर 20 तक हमने पढ़े, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा कि कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट होंगे। सबसे पहले हमारा सेशन कोर्ट होगा, दूसरा कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, तीसरा कोर्ट सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, और चौथा कोर्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ाया था। सेशन कोर्ट में सेशन जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास अलग ही हैं, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आगे का चैप्टर में इसका कवर अप करूँगी। ठीक है, और इसके अंदर देखो केस मैंने एक तो प्लेस ऑफ सिटिंग को लेकर एक तो मैंने बता ही दिया, केहर सिंह द स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, जिसके अंदर जो तिहाड़ जेल की जो प्रोसीडिंग थी वो 30 हज़ारी जेल, तिहाड़ जेल एज ए प्लेस इन एडिशन ऑफ 30 हज़ारी जेल, तिहाड़ जेल को मतलब इन एडिशन टू 30 हज़ारी जेल के अब उसमें प्लेस ऑफ सिटिंग जहाँ की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा और होल्ड किया गया था। उसके अलावा जो केस है इसका केहर सिंह वाला तो है ही। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में अगर आप कोई केस देखना चाहते, देखो इसकी टाइम लिमिट ये ध्यान रखना, कौन कौन पीपी एपीपी बन सकते हैं उसका ध्यान रखना कि कितने कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर में अगर आप कोई लिखना चाहो केस तो देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस प्रकाश सिंह बादल 2009 सुप्रीम कोर्ट केसेस का केस है। SCC held that Supreme Court held that public prosecutor is an officer of a court, कोर्ट का ऑफिसर होता है, अधिकारी होता है। he cannot act on the dictates of the state government, he has to act objectively, उसको उद्देश्यपूर्ण रूप से कार्य करना चाहिए और ये जैसा जैसा स्टेट गए उस अकॉर्डिंग उसे नहीं चलना चाहिए। ठीक है ना, ये किसके लिए, कोर्ट का ऑफिसर है, कोर्ट का अधिकारी है, तो कोर्ट के हिसाब से जैसा रीजनेबल है वैसा उसको कार्य करना चाहिए। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस प्रकाश सिंह बादल का केस है, वो आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का बताया था आपको। एक और आप लिखना चाहो तो सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट का केस है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज वाइडर सेट ऑफ ड्यूटीज देन टू मियरली इंश्योर दैट अक्यूज इज पनिश्ड, मतलब खाली अक्यूज को पनिशमेंट ही दिलवाना नहीं होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इससे ज़्यादा ड्यूटी होती है। अक्यूज को पनिशमेंट दिलाना इतना ही काम नहीं होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। ये चीज़ कही गई थी सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंदर कही गई थी। तो ये कुछ एक बातें हैं। अगर आपको और भी गाइडेंस इसमें चाहिए और भी ज़्यादा डिटेल में आपको नॉलेज लेनी है तो इस तरीके की ये अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स आती हैं,
ठीक है। परीक्षा मंथन की आती है, और सारे भी बहुत है। परीक्षा मंथन अच्छा है वैसे पब्लिकेशन इसका, तो और भी आती हैं 2-3 पब्लिकेशन के, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, ऐसी बुक्स आती है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगी सेपरेट सेपरेट। उनमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए होते हैं, केस लॉज भी दिए हुए होते हैं, तो उनको आप एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप बेयर एक्ट को अपना माइलस्टोन माने और उससे आप तैयारी करें। आई होप बेटर फ्यूचर फॉर अस। थैंक यू। अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं, और ज़्यादा कुछ मेरे को बोलना नहीं आता, ठीक है। बाय बाय।